हाँ गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 आपको वास्तविक संख्याएं। आप लोगों ने इससे पहले की जो क्लासें थी 7th 8th और 9th उनमें पढ़ लिया है प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं आप लोग जानते हैं कहां से स्टार्ट होती है, हमारी 1 से स्टार्ट होगी, कहां तक जाती है वो अनंत तक। ठीक है। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से स्टार्ट होती है 1 2 3 और लास्ट में जाती है। अर्थात जो प्राकृत संख्या होती है उसमें अगर हम 0 और ऐड कर देते हैं स्टार्ट में, वो क्या बन जाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक। अगर हम पूर्ण संख्याओं को जो धनात्मक है उनको ऋणात्मक में भी क्या कर देते हैं, इस साइड क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो क्या बन जाएंगे, हमारे को पूर्णांक बन जाएंगे। पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, केवल कैसे होने चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए कि 1 -1 -2। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक। अब इसके अंदर कोई भी हमारे पास 1/2 3/4 ये संख्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि ये संख्याएं कैसी होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर हम पूर्णांक संख्याओं में मिला लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पूर्णांक संख्याओं में मिलाने पर कौन सी संख्याएं मिलती है, हमें वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। तो -3 -2 ये सभी तो आएंगे, इनके साथ में -3/2 -1/2 इसी प्रकार √2 √3 ये सभी संख्याएं भी क्या होती है इसमें आ जाती हैं, जो कि हमें पूर्णांकों में नहीं मिलेगी। तो 3/2 हो गया, माइनस का 1/4 हो गया, प्लस का माइनस का 1/2 हो गया। ये तो कैसी है, हमारी परिमेय संख्याएं हैं। और जो अंडर रूट वाली है √2 √3 ये सभी कैसी है, अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पूर्णांकों में मिलाने से कौन सी संख्याएं मिलती हैं, हमें वास्तविक संख्याएं मिलती हैं। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास एक प्रमेय आती है, प्रमेय 2.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ये जो गणितज्ञ थे यूक्लिड उनके द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार यदि a व b दो धनात्मक पूर्णांक हो तो जो हमारे a और b होंगे वो क्या होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। तो कहां से, यहां से। ठीक है, 1 2 3 ये सब कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक q व r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि उसके लिए हमें क्या मिलेगा, हमेशा a बराबर में bq प्लस r। हमेशा क्या मिलता है, a बराबर bq प्लस r। तो देखिए यहाँ पर जहां 0 है, जो हमारा r होगा, r की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेकर स्मॉल b तक, लेकिन b के बराबर कभी भी नहीं होगी। कहां से होंगी, 0 से b तक। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास जो b है, b का मान कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पर r की बात कर रहे हैं, तो r क्या होगा, 0 से 3 तक होगा। तो मतलब यहाँ से क्या हो गया, r का मान 0 1 और 2 3 नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं, ध्यान में रखना है, q और r क्या हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। और a और b की बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, 1 2 3, इनका मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखना है। इसी से हमारे पास एक और आगे हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसी में पढ़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होता है, बिल्कुल ये जो हमारे पास यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसका उपयोग करते हुए हम क्या फाइंड करते हैं, उसमें HCF महत्तम समावर्तक क्या करेंगे, मैसेज ज्ञात करेंगे उसमें। तो वो हम किससे करेंगे, बिल्कुल इसी मेथड से करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ से हम देखते हैं, आगे चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर एक एग्जांपल ले लेते हैं।
और जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कि दर्शाइए कि, ध्यान से समझिए क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3q, यहां पर लिखते हैं सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। कि हमारे पास जो कोई भी धनात्मक पूर्णांक होता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो वो सभी क्या होंगे 3q 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहां पर हमारे पास जो q है वो क्या हमारा एक कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, तो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर bq प्लस r। अब देखिए bq प्लस r, यहाँ पर क्या है 3q प्लस 1 3q प्लस 2, तो हमें यहाँ पर 3q के साथ में क्या चाहिए 3 चाहिए, जबकि हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या है q के साथ में b है, तो यहाँ पर जो b होगा उसको हम कितना मानेंगे, तो यहाँ से माना कि b बराबर कितना है हमारा 3 है। तो हमने यहाँ पर देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r की वैल्यू 0 से कहां तक होती है, b तक होती है। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी 0 से लेकर कहां तक होगी, b की वैल्यू कितनी है 3 है, तो कहां तक होगी 3 तक। तो यहाँ पर r बराबर कितना लेगा 0 1 और 2, ठीक है। ये वैल्यू हमें लेनी है, तो यहाँ से b का मान इसमें रखेंगे, तो हमारे पास a बराबर हो गया 3q प्लस r। अब देखिए सबसे पहले r बराबर 0 के लिए, r बराबर 0 के लिए भाई जो हमारे a और b है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, वो क्या हमारे धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक। तो यहां से r बराबर 0 के लिए a बराबर कितना हो गया 3q प्लस 0, तो a का मान कितना आ गया हमारा 3q। तो जो हमारा धनात्मक पूर्णांक a था उसको हम 3q के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा r बराबर 1 के लिए, r बराबर 1 के लिए, तो r का मान 1 हो उसके लिए देखिए a बराबर 3q और प्लस में कितना है r है, तो r के लिए कितना लिख देंगे प्लस का 1, तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1, सॉरी ऊपर लिख दिए। तो ये हमारे पास ये आ गया, दूसरा भी सिद्ध कर दिया हमने कि धनात्मक पूर्णांक को हम 3q प्लस 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। और तीसरा है r बराबर 2 के लिए, और r बराबर 2 के लिए इसमें r का मान 2 रख देंगे, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। तो तीनों मान आ गए हमारे धनात्मक पूर्णांक जो a है उसको हम 3q प्लस 1 3q प्लस 2 तीनों के रूप में यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यही लाइन आगे आपको लास्ट में और लिखनी है। ये आपका जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया है। इसी के आधार पर ये आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इस इन्हीं से हम क्या करेंगे आगे जो क्वेश्चन होंगे 2.1 में उनको सोल्व करेंगे, तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। टेबल से नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।
चलिए एग्जांपल 2 की बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 कह रहा है, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, तो यहाँ पर इसने कह दिया कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक इसके रूप में लिखेंगे हम यहाँ पर इसको 2q, तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप में लिखा जा सकता है 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q क्या का कोई पूर्णांक है। तो इसके लिए फिर से हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लेंगे, और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, a = bq + r, जहां पर हमारा a और b क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो यहां से देखिए अब देखें तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 2q और 2q + 1 चाहिए, इसलिए माना b बराबर कितना आपका 2 है, और r की वैल्यू जो होती है आपकी कहां से कहां तक होती है, 0 से b तक। इसलिए जो r होगा, r का मान 0 से कहां तक होगा, 2 तक होगा, 2 नहीं आएगा, 2 से कम। तो हमारे पास यहाँ पर r हो गया 0 और 1। तो पहला है r बराबर 0 के लिए, और दूसरा होगा r बराबर 1 के लिए। r बराबर 0 की बात करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, b का मान 2 रखो 2q + 0, तो a बराबर कितना आ गया आपका 2q। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि किसी भी संख्या को, चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उसको हम 2 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सम संख्या मिलती है। तो हम जो हमारा पूर्णांक q है उसको 2 से गुणा करते हैं, चाहे ऋणात्मक या धनात्मक हो। जो हमारा q पूर्णांक धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, उसको 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर एक हमें क्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। कैसी संख्या मिलेगी, सम संख्या। अब इसमें क्या क्या है, धनात्मक समपूर्णांक, तो उसके लिए q का मान भी कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो हमारा जो q होगा वो कैसा पूर्णांक लेंगे, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो कैसा है, समपूर्णांक है। कैसा है, समपूर्णांक। दूसरा बात करें r बराबर 1 के लिए, तो a बराबर कितना होगा, b का मान 2, q + r का मान कितना है, 1 है। ठीक है, 2q + 1, तो a बराबर 2q + 1 है। तो हमारे पास अब देखिए 2q क्या था, हमारा समपूर्णांक है, और सम संख्या में अगर 1 जोड़ते हैं, सम संख्या में 1 जोड़ने तो क्या मिलती है हमें, विषम संख्या मिलती है। और विषम संख्या के लिए ये क्या बन जाएगा, हमारा विषम पूर्णांक। क्या मिलेगा, विषम पूर्णांक। हम कह सकते हैं कि हमारे पास सम पूर्णांक को 2q और विषम पूर्णांक को 2q + 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 2.1 का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम इसको काम में ले लेंगे। तो चलिए आगे देखें। जो एग्जांपल 3 है आप लोग कर लीजिएगा। इसकी तरह मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आप लोगों को 2.1 से। और 2.1 में क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, किसकी बात कर रहा है ये, विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। और यहाँ पर इसने कह दिया वर्ग क्या होता है हमारा 8q + 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे विषम धनात्मक पूर्णांक। और अभी हमने एग्जांपल 2 किया था, उसमें हमने बात की थी कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक होता है उसको हमने किसके रूप में दर्शाया है, 2q + 1 के रूप में। और सम धनात्मक पूर्णांक को किसके रूप में दर्शाया था, 2q के रूप में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है हमारा 2q + 1 होता है। चाहो तो आप यहाँ पर 2m + 1 भी लिख सकते हो। ठीक है,
कर सकते हैं। अब देखिए आगे, अब इसने पूछा है कि जो इसका वर्ग होगा विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में होता है, 8q प्लस 1 के रूप में होता है। किसके रूप में होगा, 8q प्लस 1 के रूप में। तो 8q प्लस 1 के रूप में होगा, हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए अब देखिए a बराबर हमारे पास कितना है, 2m प्लस 1 है विषम धनात्मक पूर्णांक। इसका वर्ग करते हैं दोनों पक्षों का, तो वर्ग करने पर हमें मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिख देता हूं यहां पर m क्या हमारा कोई पूर्णांक है। तो चलिए स्क्वायर को ओपन करेंगे, a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करना है, और a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ये बनेगा 2m का होल स्क्वायर क्योंकि ये a है, प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू में 2m और इंटू 1। क्लियर है यहाँ तक। तो हम आगे बात करें तो ये बन गया आपका 4m स्क्वायर प्लस यहाँ पर पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4m और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा ये 1। ठीक है, हमें लाना क्या है, 8q प्लस 1। तो 8q प्लस 1 लाना है हमें। तो यहाँ से देखिए क्या को बना रहा है, इसमें 4m को बना रहा है। 4m को बनाने में क्या हो जाएगा, m प्लस 1 बच जाएगा, और ये 1 ऐसे भी ऐसे। तो हमें प्लस में 1 चाहिए, तो एक को तो ऐसे कैसे होते हैं, इसका कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर 8 लाना है। 8 के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं 4 को। तो 2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये तो ऊपर तो बन जाएगा 8m और नीचे आ जाएगा 2m प्लस 1 और प्लस में 1। ठीक है, तो देखिए 8 के साथ में जो हमें दिख रहा है यहाँ पर m/2 मल्टीप्लाई में m प्लस 1, इसको हम क्या मान सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग q मान सकते हैं। ठीक है, तो ये m जो है हमारा ये क्या है, पूर्णांक है, और पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, हमें पूर्णांक ही मिलेगा। तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8q प्लस 1, जहां q का मान कितना है हमारा m/2 और m प्लस 1। इसीलिए जो हमारे पास यहाँ पर 2q प्लस 1 था, मैंने क्या मान लिया था, वहां पर m मान लिया था कि हमारे पास जो भी पूर्णांक आएगा यहाँ पर पूरे को क्या मान लेंगे, क्वेश्चन के जैसा दिखाने के लिए q मान लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका वर्ग करने के लिए। इससे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, और जो एग्जांपल नंबर 3 था, वो किसके लिए है, घन करने के लिए, क्यूब करने के लिए। और क्यूब करने के लिए मैं आपको यहाँ पर सूत्र लिखवा देता हूँ, a प्लस b का क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करके आप लोग इन एग्जांपल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा हमें यहाँ पर चाहिए वैसा ही हमें क्या करना है, इसको बनाना है। प्लस 1 है तो प्लस 1 हमें यहाँ पर ऐसे कैसे रखना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या आता है हमारे पास, 4 आता, कितना आता है हमारे पास 4, तो हम क्या करते हैं, 4 कितना लिखते हैं, 3 प्लस 1, 1 को यहाँ लिख दिया हमने, और जो हमारा 3 होता है उसको क्या कर लेते हैं, इसके साथ में ले सकते थे, लेकिन 4 नहीं है इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। जो हमारा वर्ग घन वाला होगा उसमें ऐसा ही करना होगा। तो आप लोग उसको ट्राई करें, अगर नहीं होता है तो मैं उसको आपको बता दूंगा। एक बार नोट कर लीजिए इसको।
चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो आगे हमारे पास यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ ज्ञात करना। तो उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपका दिया हुआ है कि 81 और 237 का 81 और 237 का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। अब देखिए एचसीएफ आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि हम वहां पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर बाद में जो कॉमन आता है वो हमारा क्या होता है, उसके लिए एचसीएफ बन जाता है। तो हम यहाँ पर उस विधि का उपयोग नहीं करके किसका यूज करेंगे? यूक्लिड विभाजन विधि का। और यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है उसी का उपयोग करेंगे। तो ये बराबर क्या होता है? PQ प्लस R। अब देखिए आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, बस थोड़ी सी आप लोगों ने एक प्रमेय पढ़ी थी, उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर हमने पढ़ा था भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। जो हमारे लिए प्रमेयिका है बिल्कुल उसी प्रकार है। जो भाजक होगा उसकी वैल्यू क्या मानेंगे? A। जो भाज्य है उसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं हम? A। जिसका भाग हमें देना है, ठीक है। जो भाजक है उसकी वैल्यू क्या होगी? B। जो भागफल होगा उसे हम क्या मानेंगे यहाँ पर? Q। और शेषफल को क्या लिखेंगे हम? R। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाज्य क्या हमारा A है, भाजक क्या है? B, भागफल आपका Q और शेषफल R है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। तो 237 बड़ा है इसलिए इसमें क्या करेंगे हम? 81 का क्या करते हैं? भाग देते हैं 81 का। ध्यान में रखना है यहाँ पर हमेशा कि जो A होगा वो क्या होगा? B से बड़ा होगा। और साथ में R की जो वैल्यू है वो क्या है? 0 से B तक। 81 का भाग किया हमने, कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना आएगा? 162। घटाएंगे, 2 बार भाग किया, घटाने में कितना आएगा? 5। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 7, 75 हो गया। अब देखिए अब आगे हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दशमलव भाग देते हैं। हमें वो काम नहीं करना है। हमने भाग किसमें किया है? 237 में किया है। ये एक ही वैल्यू है। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में एक ही वैल्यू कितनी है? 237। जो भाज्य हमारा भाजक जिसका भाग दे रहे हैं 81 को बराबर में लिखते हैं B की जगह। मल्टीप्लाई में कितनी बार भाग गया? भागफल कितना हमारा? 2 है, तो 2 हमने यहाँ पर लिखा। और प्लस में शेषफल कितना है हमारा? 75। क्लियर है? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल इस इक्वेशन में आपको रखना है। यह आपकी क्या हो गई? स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 में करना क्या होगा कि हमारे पास जो शेषफल है उसका हम क्या करना है? भाग देना है। उसको क्या बनाएंगे? भाजक बनाएंगे। और जो हमारा पहले भाजक था वो क्या बन जाएगा? भाज्य। तो यहाँ पर हम किसमें भाग देंगे? 81 में। 81 में भाग देंगे किसका? 75 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ पर 75 को घटाएंगे, कितना आएगा हमारे पास? 6। क्लियर है? तो ये चीज हम दोबारा लिखते हैं यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 ये कहेगा कि हमारे पास जो भाज्य है वो कितना हो गया? 81। भाग किसमें दे रहे हैं? 81 में दे रहे हैं। तो यहाँ पर जाएगा 81 बराबर में भाग किसका दिया हमने? 75 का। तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक की जगह 75। भागफल कितना है हमारा? 1 और शेषफल कितना है? 6। ठीक है? जो यहाँ पर था वही क्या बन जाएगा हमारा? भाजक बन जाएगा। और जो शेषफल था वो क्या बन जाएगा? भाजक। सॉरी, जो पहले भाजक था वो भाज्य बन गया और जो शेषफल था वो क्या बन गया? भाजक बन गया। अगली स्टेप में जो 6 है 6 का भाग देंगे किसमें? 75 में। और 75 में भाग कितनी बार जाएगा?
कम 6, ये यहाँ पर बच गया 15, या फिर डायरेक्टली इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 12 बार और 12 छिपी 72। हमारे पास यहाँ पर कितना बचेगा प्लस का 3। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 3 के लिए यह आ गया भाज्य कितना होगा 75। ठीक है, भाग किसका दिया हमने 6 का। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास भाग में कितना है इसका 12 प्लस में जो शेष का वो कितना है हमारा 3 है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास पहले भाजक था वो क्या बन गया भाज्य बन गया। भाजक कितना था हमारा 6 था तो 6 में भाग दिया किसका शेष पर 3 था। कितनी बार जाएगा 2 बार और शेष पर कितना आ जाएगा हमारा 0। यहाँ पर हमारा जो ये प्रोसेस है क्या हो गया खत्म हो गया है। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4 के अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो जाएगा 6 में हम भाग दे रहे हैं किसका 3 का दे रहे हैं। कितनी बार जा रहा है 2 बार और शेष पर कितना आ रहा है 0। तो अब देखिए जब शेष पर 0 आ गया तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा इसके लिए HCF महत्तम समापवर्तक, अर्थात यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। आंसर कौन सा होगा वो देखिए जो जिसका हमने लास्ट में भाग लिया है, जिससे हमने भाग की जो क्रिया की है इससे किया हमने 3 से, तो हमारे पास जो 3 है वो क्या हमारा HCF है महत्तम समापवर्तक है। ठीक है, कब होगा जब शेष पर क्या मिलता है हमें 0 मिलता है। शेष पर 0 नहीं मिलेगा तब तक हमें HCF प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे HCF इसका 237 और 81 का क्या होगा हमारा 3 होगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है, भाग देकर आप लोग देख सकते हैं, इसको स्टेप वाइज आपको इसमें लिखना है। जो हमारे पास लास्ट में जो हमें यहाँ पर भाजक मिलता है वही क्या होता है हमारा HCF होता है। क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से करने हैं। 2.1 में HCF निकालने वाले अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं करने हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 2.1 के जो क्वेश्चंस हैं आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करें। कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो आप